जय हनुमान। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 ज़रूर निकलेगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर हो रहा है। तो अभी इस वीडियो में देखेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, डीपीएसपी का सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैटेगराइज नहीं किया गया है। जो पिछले वीडियो में बताया था, ये एक आर्टिफिशियल टाइप का कैटेगराइजेशन किया गया है समझने के लिए। उसके एसेंस को जानने के बाद कैटेगराइजेशन किया गया है। तो पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आर्टिकल 36 से शुरू होता है और ये जाता है आर्टिकल 43 तक। सबसे ज़्यादा डिटेल में आर्टिकल 39 दिया हुआ है। तो अपन लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 38 से शुरू होता है ये। तो पहला जो आर्टिकल 38 है वो कहता है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का वेलफेयर प्रमोट करना, और साथ में सोशल कैसे वेलफेयर लाना, जस्टिस के साथ। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के साथ। और जो इनइक्वलिटी है, विषमता, उस इनइक्वलिटी को कम करना। इनइक्वलिटी किस आधार पे? इनइक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इनकम और फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब जो है इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ का इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करना। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बराबर कर देना। जो कम्युनिस्ट लोगों का होता है कि जैसे ये 5 उंगली है, इसको बिल्कुल काट के बराबर कर देना। ओके। लेकिन सोशलिस्ट लोग मानते हैं कि 5 उंगली कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो वो लोग बोलते हैं कि लगभग बराबर, जैसे उंगली ये थोड़ा हल्का छोटा है, हल्का बड़ा है, तो ये चलेगा। मिनिमाइज करना इनइक्वलिटी को, ये नहीं कोई एकदम इतना बड़ा हो, कोई बहुत छोटा हो। तो ऐसे ग्राफ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में यही अंतर है। ठीक है। कम्युनिस्ट कहता है खूनी क्रांति, एकदम काट के बराबर कर देना, बिल्कुल कोई इनइक्वलिटी नहीं चाहिए। सोशलिस्ट में है कि मिनिमाइज करना इनइक्वलिटीज़ को। तो हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल डीपीएसपी का कैटेगराइज किया गया इसमें। तो वो करता है मिनिमाइजिंग द इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद है आर्टिकल 38, ये हो गया। आर्टिकल 39 में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। आर्टिकल 38 कहता है कि सभी सिटीजन्स को पर्याप्त मात्रा में लाइवलीहुड, रोज़गार मिलना चाहिए। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रोज़गार का व्यवस्था गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है करने का। फिर इसमें बी में कहा गया है जो मटेरियल रिसोर्सेज जो जितने भी हैं कम्युनिटी के, समाज के, देश के जो रिसोर्सेज हैं, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। मतलब किसी के पास इकट्ठा ना हो जाए एक ही जगह। जो कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट सबके पास कॉमन गुड के लिए, सबकी भलाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे और मिनिमाइज होता रहे इनइक्वलिटी को। उसके बाद है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोथ मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन दोनों के लिए बराबर काम करने पे बराबर पेमेंट होना। उसके बाद है कि प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना। कैसे करना? कोई ऐसा सर्कमस्टेंस, कोई ऐसा काम नहीं देना जो उनके हेल्थ के ख़िलाफ़ हो, या फिर उनके एज, उम्र से ज़्यादा उनको ये काम वैसा नहीं दे देना, कैपेबिलिटी से ज़्यादा का। फोर्सिबल काम नहीं कराना, अब्यूज नहीं करना, ये सब दिया हुआ है। और हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का हेल्दी डेवलपमेंट हो, ये भी दिया हुआ है इसमें। और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, एक्सप्लोटेशन नहीं हो उनका, मोरल और मटेरियल, मोरल तरीके से भी नहीं हो, मटेरियल तरीके से भी नहीं हो एक्सप्लोटेशन। ये आर्टिकल 39 का ए देखते हैं, जो कहता है इंदिरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंदिरा गांधी ने जब लगाया था इमरजेंसी 1975 से 1977 तक, उसी सभी अपोजिशन वालों को अरेस्ट कर लिया था लगभग, जो उनके विरोध आवाज़ उठा रहे थे, सब अरेस्ट हो गए थे। और लेकिन इंदिरा गांधी ने ही 1976 में जो अमेंडमेंट किया था, 42nd अमेंडमेंट, तो उसमें इन्होंने
ये कहा ऐड किया है इसमें डीपीएसपी में, वो है आर्टिकल 39A। उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनता है कि इक्वल जस्टिस, सबको जस्टिस देना और लीगल एड देना। एड मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाला एड नहीं, यहाँ पे है एड मतलब असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस देना। मतलब वो गरीबों को, सबको नहीं दिया हुआ है, गरीबों को, जो लोग लीगल असिस्टेंस टू द पुअर। लीगल असिस्टेंस के लिए बोले, लीगल असिस्टेंस मतलब होता है कि उस पर कोई केस हो गया, कोर्ट में जा रहा है, तो उसको फ्री में, पैसा नहीं है वकील को देने के लिए, तो उसको फ्री में उसके लिए वकील, सरकारी वकील उसको देना। तो ये हो गया, इंदिरा गांधी ने ऐड कराया था 1976 में। अब आर्टिकल 41 देखते हैं। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट होता तो जितने भी बेरोज़गार लोग होते हैं वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मेरा फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है। तो इसी को जानते हुए सरकार जानता था कि सबको 100% रोज़गार तो मिलना मुश्किल है अभी कंडीशन में, तो इसीलिए इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया, जो नॉन जस्टिसेबल हो। मतलब डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट इस पे काम करना चाहिए कि सबको राइट टू वर्क, जो मनरेगा में थोड़ा सा किया गया है, कुछ लोगों को राइट टू वर्क दिया गया है। और राइट टू एजुकेशन का ही बात किया गया है, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, जो कि फंडामेंटल राइट में हो चुका है। 6 साल से 14 साल को राइट टू एजुकेशन हो गया। आर्टिकल 21A जो 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में ऐड किया गया था। आर्टिकल 1 कहता है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, और साथ में ये भी कहता है कि जो लोग बेरोज़गार हैं, बीमार हों, ओल्ड एज में हो गए हों, या बीमार ये सब चीज़, डिजेबल हों, जो उसे क्या बोलते हैं उसको, दिव्यांग लोग जो होते हैं, तो इन सभी लोगों के लिए पब्लिक असिस्टेंस देना। पब्लिक असिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो पब्लिक फंड है, पब्लिक का पैसा टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट के पास है, उसको उन लोगों के हेल्प के लिए असिस्ट करना उन लोगों को। कौन कौन लोग, फिर से एक बार देख लें, ओल्ड एज पर्सन, सिक पर्सन, डिजेबल पर्सन, एंड एक और क्या था, अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो ये आर्टिकल 41 हो गया। अब आर्टिकल 42 देखते हैं। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, जो लोग काम करने जा रहे हैं, सोशलिस्ट है तो इसका मेन फोकस तो है वर्कर लोगों पे। आप देख रहे हैं हर एक जगह पे वर्कर्स लोगों पे फोकस किया गया है। तो वर्कर लोगों के लिए ये है कि ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, वर्क ज़्यादा मतलब हार्श कंडीशन नहीं होना चाहिए, जैसे स्लेव की तरह उसको नहीं रख सकता है काम के लिए। और दिए साथ में मैटरनिटी लीव, जो महिलाएं काम कर रही है उनको प्रेग्नेंट होने पे मैटरनिटी लीव मिले 9 महीने साल भर के लिए। जैसे इंडिया, मोदी जी ने ये जो कानून लाया है, इसमें बहुत लंबे समय तक के लिए दिया जा रहा है मैटरनिटी लीव, जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है लगभग। तो ये डीपीएसपी को देखकर ही गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी इलेक्शन जीत भी पाएंगे वो लोग। आर्टिकल 43 में है कि जो वर्कर लोग हैं उनका जो काम है, सिक्योरिटी मिले काम में, सिक्योर वर्क, यानी जब मन करे निकाल दें। लिविंग वेज मतलब सैलरी इतना मिले जिससे कि वो स्टैंडर्ड हो, मिनिमम वेज जो कानून बना हुआ है आर्टिकल 48 में बना था, टाइम टाइम पे अपडेट होते रहता है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर्कर लोगों को भी मिलना चाहिए। और जो है लेजर, उनको फ्री टाइम भी मिलना चाहिए। जैसे छुट्टी, किसी भी आप देख रहे हैं कि छुट्टी मिल रहा है सैटरडे संडे, पहले संडे होता था, अब सैटरडे संडे भी हो गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले में। प्राइवेट वाले में तो बहुत कम ही अभी सिर्फ संडे को ही मिलता है, उसमें काम ज़्यादा करा लेते हैं। तो ये चीज़ है कि लेजर के लिए भी दिया है, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। और जो वर्कर लोग हैं उनको सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी देना है सरकार को, मतलब कि कल्चरल ग्रुप का हिस्सा बन सकें वो लोग, सोसाइटी में मिल जुल चुके हैं, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये भी दिया हुआ है आर्टिकल 43 में।
आर्टिकल 43A, ये भी आर्टिकल 43A जो है वो भी अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी ने जोड़ा हुआ था। जिसमें ए लग जाए ना, समझ लो कि वो बाद में ऐड किया गया। जैसे 39A वो भी 1976 में इंदिरा गांधी जी ने ऐड करवाया था, और ये 43A ये भी ऐड कराया गया बाद में। तो आर्टिकल 43A ये तो गजब का है, बहुत शानदार ये अब अमेंडमेंट है, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है ये। तो ये है कि टू सिक्योर जो वर्कर लोग हैं काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, उनको पार्टिसिपेट करना, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के मैनेजमेंट में उनको हिस्सेदारी बनाना, ये इसमें दिया हुआ है। सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके मैनेजमेंट में उनको पार्टिसिपेट करना, एक पार्टनरशिप की तरह देखना उन लोगों को, वर्कर गुलाम की तरह नहीं देखना। बहुत अच्छा ये अमेंडमेंट किया गया है। ये लास्ट है यहीं तक 43A। अब जो है एक जो कन्फ्यूजन क्या है कि आर्टिकल 47 जो है, कुछ लोग सोशलिस्ट में मानते हैं, कुछ लोग उसको गांधीयन में ले लेते हैं। अब उसका 47 को लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, और आधा भाग को सोशलिस्ट में ले लेते हैं कुछ लोग, आधा भाग को गांधीयन में। अब जैसे कि 47 कहता है, आपको बता रहा हूँ मैं, कि टू सिक्योर इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोविज़न ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो इसमें कहा गया है कि न्यूट्रिशन, लोगों का हेल्थ देखना, जनता का, जितने भी सिटीजन हैं उनके हेल्थ न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, बच्चों का भी खास करके, और साथ में प्रोविज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की चीज़, ड्रग्स लेने से मना किया गया। तो ऊपर का जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है उसको कुछ लोग सोशलिस्ट में डाल देते हैं आर्टिकल 47 को, कि उन लोगों को लगता है ये सोशलिस्ट के लिए है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसको लोग आधा काट के सोशलिस्ट में डाल देते हैं। बाकी का आधा बचा है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स ये सब लेने से रोक लगाना, तो इसको कुछ लोग गांधीयन प्रिंसिपल में डाल देते हैं। गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी गुजरात में इसलिए अभी भी मतलब ऑफिशियली तो बैन ही है गवर्नमेंट के द्वारा, इलीगल मिल जाता है, तो इसीलिए इसको गांधीयन प्रिंसिपल में आधा उसको डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे भी देखें, मुझे तो लगता है कि अब पूरे 47 को ही गांधीयन प्रिंसिपल में ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो इसमें हम जानते हैं, वैसे अब लक्ष्मीकांत के हिसाब से अगर चलें तो लक्ष्मीकांत आधा आधा कर दिया है। आर्टिकल 47 को आधा पार्ट ले लिया है सोशलिस्ट में, आधा ले लिया है गांधीयन में। तो जैसे आपको सही लगे आप ले सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आएगा नहीं कि सोशलिस्ट है या गांधीयन है। मुझे यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं है यूपीएससी का, क्योंकि जब संविधान में ये कैटेगराइजेशन है ही नहीं, तो आर्टिफिशियल कैटेगराइज किए हुए हैं, तो स्टेट पीसीएस एसएससी वगैरह में पूछ सकता है, यूपीएससी में ये नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग इसका टेंशन ना लें। 47 को किस में डालना है किस में नहीं डालना है, लक्ष्मीकांत के अनुसार ही आप चल रहे हैं। जो न्यूट्रिशन वाला जो भाग है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ वाला, उसको मान लेते हैं हम लोग सोशलिस्ट में, और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वाला है और ड्रग्स वाला उसको गांधी में मान लेते हैं। आधा आधा पार्ट 47 दोनों में आ जाएगा। तो ये हो गया अपना सोशलिस्ट प्रिंसिपल कंप्लीट। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स जो निकलेगा, गुड बाय।